नमस्ते। कभी ये सोचा है कि मशीनों में जो ग्रीस इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो वाकई सही ग्रीस है? क्योंकि सच तो ये है कि गलत ग्रीस चुनने का मतलब सीधा सीधा है बेरिंग का समय से पहले फेल हो जाना, मशीन का डाउन टाइम और फालतू का खर्चा। इस गाइड में हम एसकेएफ बेरिंग ग्रीस की दुनिया को एकदम आसान बनाने वाले हैं। हम सीधे उनके ऑफिशियल टेक्निकल डेटा का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक साफ और सीधी गाइड तैयार हो सके। आखिर तक ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि अपनी मशीनरी को टॉप कंडीशन में चलाने के लिए सही ग्रीस कैसे चुनें और उसे इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे इस सवाल से कि आखिर लुब्रिकेशन इतना ज़रूरी क्यों है, मतलब इसकी बुनियाद क्या है। इसके बाद हम उन 3 सबसे ज़रूरी पिलर्स को समझेंगे जिन पर सही ग्रीस का चुनाव टिका होता है, यानी तापमान, गति और लोड। जब ये बातें समझ आ जाएंगी तो हम देखेंगे कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके एसकेएफ के सिलेक्शन चार्ट को कैसे पढ़ना है। इसे एक रोड मैप समझिए जो आपको सही ग्रीस तक ले जाएगा। फिर हम एसकेएफ के कुछ ज़रूरी ग्रीस के बारे में जानेंगे ताकि ये पता चले कि हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। और आखिर में हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, जैसे ग्रीस लगाने का सही तरीका क्या है और कुछ ज़रूरी टेक्निकल शब्दों का मतलब क्या होता है, ताकि आप इस विषय की भाषा को अच्छे से समझ सकें। ये क्यों से शुरू होकर कैसे और क्या तक का एक पूरा सफर होगा। ठीक है, तो हमारा पहला सेक्शन है लुब्रिकेशन इतना जरूरी क्यों है। देखिए, अक्सर लोगों का ध्यान सिर्फ बेरिंग पर होता है, उसे ही मेन कंपोनेंट मान लिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया का सबसे महंगा, सबसे अच्छा बेरिंग भी बिना सही लुब्रिकेशन के बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। लुब्रिकेशन वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर पूरी परफॉर्मेंस टिकी होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी गाड़ी का इंजन बिना तेल के चला दिया जाए, जाहिर है वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। और यहीं पर एसकेएफ की सोच की एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। उनके लिए ग्रीस सिर्फ कोई कंज्यूमेबल चीज नहीं है जिसे बस आखिर में डाल दिया। नहीं, वो इसे एक फंडामेंटल इंजीनियरिंग कंपोनेंट मानते हैं। इसे इस तरह से सोचिए, एक चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। एक बेरिंग सिस्टम में ग्रीस भी एक वैसी ही जरूरी कड़ी है। वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खुद बेरिंग, उसकी हाउसिंग या उसकी सील। पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि ये सारे हिस्से एक साथ मिलकर कितना अच्छा काम करते हैं। अब ये बात एसकेएफ के अप्रोच में बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देते कि ग्रीस की केमिकल बनावट क्या है, उसमें कौन कौन से केमिकल हैं। नहीं, उनके लिए जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि ग्रीस असली दुनिया में, मतलब एक चलती हुई मशीन के तनाव और दबाव में कैसा परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला जो कागज पर बहुत अच्छा दिख सकता है, हो सकता है कि वो किसी फैक्ट्री की गर्मी, लोड या धूल मिट्टी को न झेल पाए। इसीलिए वे अपने इंजीनियरिंग और रिसर्च सेंटर में ग्रीस की बहुत कठोर टेस्टिंग करते हैं और ऐसे स्टैंडर्ड बनाते हैं जो आज दुनिया भर में इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क बन चुके हैं। तो थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ कैसे बढ़ा जाए? देखिए, सही ग्रीस चुनने के लिए हमें अपनी मशीन की ऑपरेटिंग कंडीशंस के बारे में 3 बुनियादी सवाल पूछने होंगे। पहला, वहां कितनी गर्मी या ठंड है। दूसरा, बेरिंग कितनी तेजी से घूम रहा है। और तीसरा, उस पर कितना वजन या लोड पड़ रहा है। बस यही 3 चीजें, तापमान, गति और लोड, वो 3 स्तंभ हैं जिन पर हमारा पूरा फैसला टिका होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। ये वो थर्मल माहौल है जिसमें बेरिंग को काम करना है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एसकेएफ इसे 5 कैटेगरी में बांटता है, बहुत कम से लेकर बहुत ज्यादा तक। ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रीस को सही तापमान रेंज के हिसाब से ही चुना जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा ग्रीस चुना जो ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकता, तो उसका बेस ऑयल थिकनर से अलग होकर बह जाएगा और वो इतना पतला हो जाएगा कि लुब्रिकेशन कर ही नहीं पाएगा। और अगर बहुत ज्यादा ठंड हुई तो ग्रीस जमे हुए मक्खन की तरह सख्त हो जाएगा और उन हिस्सों तक पहुंच ही नहीं पाएगा जहां उसकी जरूरत है। दोनों ही मामलों में नतीजा एक ही है, लुब्रिकेशन का फेल होना। दूसरा पैरामीटर है गति यानी स्पीड। इसे एनडीएम फैक्टर नाम की एक चीज से मापा जाता है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसे ऐसे समझिए, एक छोटे बेरिंग का 1000 आरपीएम पर घूमना एक बहुत बड़े बेरिंग के 1000 आरपीएम पर घूमने से बहुत अलग होता है। एनडीएम फैक्टर इसी चीज को स्टैंडर्ड बना देता है, जिससे हमें बेरिंग की सतह पर गति का एक जैसा माप मिलता है, चाहे बेरिंग का साइज कोई भी हो। इसका कैलकुलेशन भी सीधा है। बेरिंग का औसत डायमीटर निकालिए, यानी अंदरूनी और बाहरी डायमीटर को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए और फिर उसे आरपीएम से गुणा कर दीजिए। बस यही नंबर है जिसे हम सिलेक्शन चार्ट में इस्तेमाल करेंगे। और हमारा तीसरा और आखिरी मुख्य पैरामीटर है लोड। इसे C/P रेशियो से मापा जाता है।
आसान शब्दों में समझें तो C वो अधिकतम लोड है जिसे झेलने के लिए बेरिंग को डिजाइन किया गया है, यानी उसकी क्षमता, और P वो असली लोड है जो वो आपकी मशीन में झेल रहा है। तो ये रेशियो हमें बताता है कि बेरिंग अपनी क्षमता के मुकाबले कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। अगर ये रेशियो कम है, जैसे 2 से कम, तो इसका मतलब है बेरिंग बहुत ज्यादा तनाव में है, और अगर ये रेशियो ज्यादा है, जैसे 15 से ऊपर, तो मतलब है कि लोड हल्का है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारी लोड के लिए ऐसे ग्रीस की जरूरत होती है जिसकी फिल्म स्ट्रेंथ ज्यादा हो, और अक्सर उनमें एक्सट्रीम प्रेशर यानी ईपी एडिटिव्स भी होने चाहिए ताकि धातु से धातु का सीधा संपर्क ना हो। ठीक है, तो अब जब हम अपने 3 प्रमुख पैरामीटर्स तापमान, गति और लोड को समझ गए हैं, तो अब इन्हें असल में इस्तेमाल करने का समय है। अब हम देखेंगे कि इस डेटा का इस्तेमाल करके एसकेएफ के सिलेक्शन टूल्स के साथ सही ग्रीस तक कैसे पहुंचा जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन तीनों पैरामीटर्स को लेकर असल में एक ग्रीस कैसे चुनें? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और अगला कदम हमें इसका सीधा जवाब देगा। इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक पहेली के सारे टुकड़ों को अब जोड़ने वाले हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो मध्यम तापमान, उच्च गति और हल्के लोड पर काम करती है। तो हम क्या करेंगे? हम बस एसकेएफ के सिलेक्शन चार्ट पर जाएंगे। सबसे पहले हम मध्यम तापमान वाली लाइन को ढूंढेंगे। फिर उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए हम उच्च गति और कम लोड वाले कॉलम तक जाएंगे। जहां ये तीनों चीजें मिलती हैं, चार्ट हमें सुझाए गए ग्रीस की एक लिस्ट देता है। इस केस में ये लिस्ट हमें LGHP2, LGHB2 और कुछ दूसरे विकल्प देती है। ये अपने विकल्पों को कम करने का एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। तो अब हम ये जान गए हैं कि चार्ट का इस्तेमाल करके संभावित ग्रीस की लिस्ट कैसे बनानी है। तो चलिए अब एसकेएफ के लाइनअप के कुछ स्टार प्लेयर्स पर नजर डालते हैं। इनमें से हर एक को चुनौतियों के खास सेट से निपटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। शुरुआत करते हैं LGMT3 से। इसे आप जनरल पर्पस ग्रीस का स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं उत्कृष्ट जंगरोधी गुण, तो इसका सीधा मतलब है कि यह धातु पर एक प्रोटेक्टिव परत बनाकर उसे जंग लगने से बचाता है, भले ही वहां नमी क्यों ना आ जाए। और उच्च ऑक्सीकरण स्थिरता का मतलब है कि ये गर्मी और हवा के संपर्क में आने पर जल्दी खराब नहीं होता, जिससे इसकी लाइफ लंबी होती है। ये कृषि उपकरणों से लेकर ट्रकों के व्हील बेरिंग तक हर चीज के लिए एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। अगला है LGHP2। इसे हैवी ड्यूटी कामों का स्पेशलिस्ट समझिए। इसे सबसे कठोर, सबसे मुश्किल माहौल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका हाई विस्कोसिटी वाला बेस ऑयल और एडवांस कैल्शियम सल्फोनेट कॉम्प्लेक्स थिकनर टेक्नोलॉजी इसे बहुत ज्यादा गर्मी और भारी लोड को आसानी से झेलने की ताकत देती है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी एक्सट्रीम प्रेशर सुरक्षा इसके थिकनर की अपनी बनावट में ही मौजूद है। इसे भारी काम करने के लिए अलग से केमिकल एडिटिव्स की जरूरत नहीं पड़ती, जो इसे स्वाभाविक रूप से बहुत स्थिर बनाता है। इसीलिए ये स्टील मिलों और पेपर मिलों जैसी जगहों के लिए पहली पसंद है। अब कुछ बिल्कुल अलग देखते हैं। LGLT2 ये एक पूरी तरह से सिंथेटिक ग्रीस है जो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए बना है। मतलब इसे अविश्वसनीय रूप से तेज स्पीड और बहुत ज्यादा ठंडे तापमान पर एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका कम विस्कोसिटी वाला बेस ऑयल और अनोखा लिथियम थिकनर ये पक्का करता है कि ये बहुत कम फ्रिक्शन पैदा करे। इसका नतीजा, मशीन बहुत शांत और ठंडी चलती है, यहां तक कि -50 डिग्री सेल्सियस पर भी। यही वजह है कि ये मशीन टूल, स्पिंडल और रोबोटिक्स जैसे प्रिसाइज एप्लीकेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां स्पीड और कम से कम रुकावट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, और ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझिएगा। सही ग्रीस चुनना सिर्फ आधी लड़ाई है। दुनिया का सबसे अच्छा ग्रीस भी बेकार है अगर उसे सही तरीके से लगाया और मेंटेन नहीं किया गया। तो अब हम अपना ध्यान सिलेक्शन से हटाकर एप्लीकेशन और मेंटेनेंस पर लाएंगे। सही लुब्रिकेशन 4 सही चीजों पर निर्भर करता है: सही समय, सही मात्रा, सही सफाई और सही तरीका। पहला, समय, मतलब कितनी बार दोबारा ग्रीस भरने की जरूरत है। एसकेएफ डायलसेट जैसे टूल इसकी सटीक गणना करने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, मात्रा, बहुत ज्यादा ग्रीस ओवरहीटिंग कर सकता है और बहुत कम ग्रीस लुब्रिकेशन फेल कर सकता है। एक ग्रीस मीटर यह सुनिश्चित करता है कि आप बिल्कुल सही मात्रा में ग्रीस लगाएं। तीसरा, सफाई, गंदगी बेरिंग्स की नंबर 1 दुश्मन है। गंदे औजारों से ग्रीस लगाने का मतलब है कि आप धूल मिट्टी के कणों को सीधे बेरिंग के अंदर भेज रहे हैं, जो उसे अंदर से खत्म कर देंगे। और चौथा, ऑटोमेशन।
ऑटोमेटिक लुब्रिकेटर मानवीय भूल को खत्म करते हैं, लगातार और नियंत्रित मात्रा में साफ ग्रीस की सप्लाई करते हैं और बेरिंग की उम्र को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड में ग्रीस फेल कैसे होता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उसे कहते हैं डिग्रेडेशन। इसे ग्रीस के पिघलने जैसा समझिए। बेस ऑयल थिकनर से अलग होके बहने लगता है, ऑक्सीडेशन तेज हो जाता है और ग्रीस इतना नरम पड़ जाता है कि अपनी जगह पर टिक ही नहीं पाता। दूसरी तरफ जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो होता है स्टारवेशन, मतलब ग्रीस जमने लगता है, बहुत ज्यादा कठोर और गाढ़ा हो जाता है। इस वजह से वो बियरिंग के घूमने वाले हिस्सों तक पहुंच ही नहीं पाता और वो बिना लुब्रिकेशन के चलने लगते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, जहां हम कुछ टेक्निकल शब्दों को आसान बनाएंगे। इन शब्दों को समझना ग्रीस के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने जैसा है। अगर आप ये समझ गए तो किसी भी टेक्निकल डेटा शीट को पढ़कर ठीक ठीक समझ पाएंगे कि आपको क्या मिल रहा है। हर ग्रीस 3 मुख्य चीजों से बनता है। पहला है थिकनर, जिसे अक्सर साबुन भी कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्पंज की तरह सोचना। स्पंज खुद गीला नहीं करता, वो पानी को पकड़ कर रखता है। ठीक वैसे ही थिकनर खुद ल्यूब्रिकेट नहीं करता, वो तेल को पकड़ कर रखता है। थिकनर का टाइप जैसे लिथियम, कैल्शियम या पॉलीयूरिया ग्रीस की कई खासियतों को तय करता है। दूसरी चीज है बेस ऑयल। ये असली ल्यूब्रिकेंट है जिसे थिकनर यानी स्पंज ने पकड़ रखा है। ये मिनरल या सिंथेटिक ऑयल हो सकता है। और आखिर में आते हैं एडिटिव्स। ये वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जो परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए डाले जाते हैं, जैसे घिसाव से सुरक्षा, जंग से बचाव या एक्सट्रीम प्रेशर में काम करने की क्षमता देना। आपने शायद किसी स्पेसिफिकेशन शीट पर NLGI नंबर लिखा हुआ देखा होगा। ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बस ग्रीस के गाढ़ेपन या कठोरता को मापने का एक स्टैंडर्ड पैमाना है। ये स्केल 0 से शुरू होता है, जो लगभग तरल होता है, और 6 तक जाता है, जो साबुन की टिकिया जितना कठोर होता है। बेरिंग एप्लीकेशंस के लिए सबसे आम ग्रेड NLGI 2 है, जिसका गाढ़ापन लगभग पीनट बटर जैसा होता है। अब इस स्लाइड पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये शायद पूरी प्रेजेंटेशन की सबसे ज़रूरी स्लाइड्स में से एक है। ये है थिकनर की अनुकूलता के बारे में, यानी कौन सा थिकनर किसके साथ मिक्स हो सकता है। आप अलग अलग थिकनर वाले ग्रीस को आपस में मिला नहीं सकते। इसे तेल और पानी को मिलाने जैसा समझिए, वो बस एक साथ काम नहीं करते। जैसे एक लिथियम आधारित ग्रीस को कैल्शियम सल्फोनेट आधारित ग्रीस के साथ मिलाना असंगत है। उनकी केमिस्ट्री आपस में टकराती है, जिससे थिकनर तेल छोड़ देता है, ग्रीस टूट जाता है और अपने सारे लुब्रिकेटिंग गुण खो देता है, जिसका नतीजा होता है बेरिंग का पूरी तरह से फेल हो जाना। तो एक नियम हमेशा याद रखें, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा ग्रीस इस्तेमाल हुआ है, तो हमेशा नया ग्रीस लगाने से पहले पुराने ग्रीस को पूरी तरह से साफ कर दें। और आखिर में SKF सिर्फ इन ग्रीस को बनाता ही नहीं है, बल्कि उन्हें कई कड़े प्रदर्शन परीक्षणों से गुजारता भी है। मैकेनिकल स्टेबिलिटी टेस्ट ये जांचता है कि क्या ग्रीस लगातार काम करने के तनाव में बहुत ज्यादा नर्म या कठोर तो नहीं हो जाता। SKF M-Core टेस्ट ये सुनिश्चित करता है कि ग्रीस नमी वाली परिस्थितियों में भी जंग से बचाता है। 4 बॉल टेस्ट ये देखता है कि ग्रीस अत्यधिक लोड के तहत कैसा प्रदर्शन करता है। और SKF ROF टेस्ट उच्च तापमान पर ग्रीस की वास्तविक कार्यात्मक आयु को निर्धारित करता है। ये सारे टेस्ट ये पक्का करते हैं कि जब SKF कहता है कि एक ग्रीस कुछ कर सकता है, तो उसे असली दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से परखा गया है। और इसके साथ हमने पूरी प्रक्रिया को कवर कर लिया है, सही ग्रीस चुनने से लेकर उसे सही तरीके से लगाने और उसकी शब्दावली को समझने तक। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है, जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या आपकी मौजूदा लुब्रिकेशन रणनीति एक संपत्ति है जो आपकी मशीनरी की सुरक्षा कर रही है और उसकी उम्र बढ़ा रही है, या फिर ये एक खामोश देनदारी है जो धीरे धीरे एक बड़ी विफलता की तरफ बढ़ रही है? सही चुनाव एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।